नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वे कौन कौन से और तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग अपने उत्तराखंड से लोगों का प्लान को रोक सकते हैं। इसलिए आखिर तक इस वीडियो से बने रहिए। बंधुओं, जब मैं प्राइमरी स्कूल में गांव में पढ़ता था तो हमारे इलाके में बहुत सारे मेले होते थे। बिरू खाल का मेला जो 14 अप्रैल को होता था, बैसाखी के दिन। घड़िया खाल का मेला, चंदौली खाल का मेला, भरोली खाल का मेला और ये सारे मेले जो थे वो 5-5, 6-6 किलोमीटर के दायरे में होते थे। मुझे याद है कि जब हम बिरू खाल के मेले में जाते थे तो एक बार पूरा हमारा गांव गया था, पूरे निशान के साथ, ढोल दमों के साथ, और हम पूरा लंबा रूट बना के गए थे और 2 घंटे में वहाँ बिरू खाल के मेले में पहुँचे थे। बिरू खाल के मेले में मैंने देखा कि भारी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। वहाँ पे गांव-गांव से जो लोग आ रहे हैं वो अपने अपने गांव के निशान लेकर के आ रहे हैं, ढोल दमों के साथ आ रहे हैं, और मेले में पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। और उस मेले में कई तरह की चीज़ें मिल रही थी, जैसे कृषि के कई साधन हैं, कई यंत्र हैं, जिसमें क्या है कि हल लगाने के कई निसुड़े हैं और रस्सियाँ हैं, मुआले हैं, और कई तरह की मिठाइयाँ मिल रही थी। ये जो मेले हैं एक तरह से एक दूसरे से मेल मिलाप का एक तरीका होता था, जो कि पुराने तरह से हमारे परंपराओं में चला आ रहा है। इन मेलों में क्या होता था कि महिलाएं हैं अपनी लड़कियों के लिए रोटी ले जाती थी, भरी हुई रोटी ले जाती थी, दाल से हुई, जिन लड़कियों की बाहर शादी हो रखी थी। और इन मेलों में क्या है कि बहुत सारी वहाँ लोकल चीज़ें आराम से मिल जाती थी, बच्चों के खिलौने मिल जाते थे, और यहाँ पर आप लोग अपनी चीज़ें बेच सकते थे लोकल, जैसे अखरोट हो गए, दालें हो गई, और जो कृषि से संबंधित और सामग्रियाँ हो गई। इसी तरह के हमारे यहाँ पे और मेले होते थे, जैसे चंदौली खाल का मेला चंदौली के गांव में होता था, भरोली खाल का मेला भरोली गांव के आसपास होता था, जो कि हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है। इसी तरह सोमनाथ का मेला होता था, वो शहर किमोली गांव की में नदी के किनारे होता था। एक घड़िया खाल का मेला होता था जो कि बेदी खाल के पार होता था, वो काफ़ी दूर होता था। हमारे इलाके में एक और मेला बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वो है कालिंका का मेला, जो कि हर चौथे साल में आता है। यहाँ पर कालिंका माता का मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि जिस भी श्रद्धालु ने वहाँ पर अपनी श्रद्धा से मनौती मांगी है, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। और यही प्रसिद्धि इस मेला को और भी इसका प्रचार कर देता है, और लोग दूर दूर से इस मेले में आते हैं। आसपास के गांव के लोग तो आते ही हैं, साथ साथ शहरों से भी लोग आते हैं और विदेशों से भी आते हैं। होता क्या है कि जो लोग जो शहरों से आते हैं वो एक दिन पहले गाड़ी में आते हैं, या तो गाड़ी बुक करके आते हैं या अपनी गाड़ी में होके आते हैं, और सुबह मेले में पहुंच करके कालिंका माता के आगे शीश झुका करके और शीश झुका करके टीका लगा के आते हैं, और फिर शाम अगले दिन अपने घरों को वापस चले जाते हैं। मेरा ये कहना है कि यदि उसी के आसपास 1-2 मेले और रखे जाए, जैसे बिरू खाल में मेला हो सकता है, सूसी में मेला हो सकता है, बैजरों में मेला हो सकता है, और ऊपर एक कुमाऊं में जगह है वहाँ पे भी मेला हो सकता है, तो इससे क्या होगा कि लोग हैं उन मेलों में भी शामिल हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वहाँ पे शामिल होंगे तो वहाँ की चीज़ें खरीदेंगे, जैसे दालें खरीदेंगे, अखरोट खरीदेंगे, वहाँ की लोकल चीज़ें बने होंगी। सर्दियों में जो कई तरह के फ्रूट मिलते हैं, कीनू मिलते हैं, माल्टा मिलते हैं, इत्यादि खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि वहाँ की मार्केटिंग जो है वो डेवलप होगी, वहाँ पे आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, दुकानदारों की आय बढ़ेगी, और हमारे यहाँ पे लोगों को जो है गांव में आने का एक लगाव रहेगा, एक चाव रहेगा। दूसरा है रामलीलाओं का। मुझे याद है कि जब हमारे गांव में रामलीला होती थी, हम बड़े कौतूहल से उसका इंतज़ार करते रहते थे। हमारे गांव डुमाला तल्ला में साल में प्राय 2 रामलीला हुआ करती थी, और बीच के खोले में तो 8-10 ऐसे मकान हैं जिनके आंगन में, जिनको थाड़े बोलते हैं, वो इन रामलीलाओं को ही बनाया गया था।
और इन थाड़ों में क्या है, इन आंगन में बाकी समय तो वहाँ पे अनाजों की कुटाई मंडाई होती है, बैलों की जोड़ियाँ वहाँ घूम करके अनाजों का दाने अलग अलग करते हैं। परंतु रामलीला भी इसी खुले इलाके में होती थी। जब रामलीला का टाइम होता है तो जो गांव वालों के जो रिश्तेदार हैं आसपास के गांव के, वो भी रामलीला देखने आते थे। और इन 3-4 दिनों में वे अपने रिश्तेदारों के मतलब उनके कामों में हाथ बटाते थे, खेती-बाड़ी में हाथ बटाते थे, गुड़ाई करते थे, निराई करते थे, लकड़ी फाड़ते थे। इस तरह वे अपने रिश्तेदारों की मदद करते थे और इससे क्या होता है कि आपस में संबंध मजबूत होते थे। और रात के समय रामलीला देखते थे। रामलीला में एक कंपटीशन लगा रहता था कि आज कौन इस हॉट सीट पर बैठेगा, कौन रिबन काटेगा और कौन वहाँ पे स्टेज में कुर्सी में बैठेगा। तो हम तो बड़े चाव से इस रामलीला का इंतज़ार करते रहते थे। एक बार हमारे गांव में एक नाटक हुआ था वीर अभिमन्यु का, वो काफ़ी अच्छा चला था। आजकल क्या है कि शहरों में दिल्ली एनसीआर के आसपास बहुत सारे कौथिग और मेले हो रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। वहाँ जाकर के वे अपने उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक देखते हैं तो उनको बड़ा ही अच्छा फील होता है, गौरवान्वित महसूस होते हैं, खुशी होते हैं। और इन मेलों और कौथिगों में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। और इसमें क्या है कि जो भी वे सामग्री खरीदते हैं, मार्केट की खरीदते हैं, कपड़ा, मकान की चीज़ें, घरेलू चीज़ें खरीदते हैं। इसमें मात्र मेरे ख्याल से 5% ही हमारे उत्तराखंड की जो लोकल चीज़ें हैं वहाँ उपलब्ध हो पाती होंगी, जैसे दालें हो गई, अरसे हो गए या किसी और की सामग्री। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन मेलों को यदि हम दोबारा से गांव में स्टार्ट करें, इन परंपराओं को दोबारा से स्टार्ट करें तो काफ़ी हद तक यहाँ की जो आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, यहाँ के जो दुकानदारों की आय बढ़ेगी और यहाँ पे लोगों का जो है वो रुझान बढ़ेगा गांव की तरफ आने का और उनका लगाव बढ़ेगा गांव की तरफ आने का। अब जहाँ तक मेरी बात है कि यहाँ पर अगर हम रामलीलाएँ करते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि पहले तो क्या होता था कि गांव वाले अलग अलग रामलीलाएँ करते थे, वो इतने सक्षम थे, पूरे गांव में काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती थी, उनके पास कलाकार आराम से मिल जाते थे, रामलीला की सामग्री मिल जाती थी। परंतु अब क्या है कि यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं रह गई है। तो मेरा ये सुझाव है कि यदि 5-6 गांव मिल करके रामलीला करते हैं और रामलीला में इससे क्या होगा कि आसपास तो भीड़ बढ़ेगी, मार्केट में भी भीड़ भाड़ होगी और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जो रामलीला में जितने हमारे कलाकार हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। और जितने भी म्यूजिक के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, कुछ और आर्टिस्ट हैं, कुछ और कलाकार हैं, उनको भी अपना एक मंच मिलेगा और मंच के साथ साथ उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपनी हुनर दिखाने का भी एक मौका मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम लोगों को यहाँ से उत्तराखंड से लोगों का प्लान रोकना है तो ये जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, ये रामलीला खेलना, कौथिग करना, मेले करना, इनको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों एक स्टार्ट हुए हैं कुछ महोत्सव किए हैं, जैसे कि रिखणीखाल महोत्सव हो गया, धुमाकोट महोत्सव हो गया, बेदीखाल महोत्सव हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अब इस महोत्सव करने पर लगे हुए हैं। परंतु जब हम व्यापक रूप से गांव-गांव में लोगों को इसका प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि क्यों हम लोग ये महोत्सव कर रहे हैं, क्यों हमें रामलीला खेलनी चाहिए, तो वो ज़रूर इस बात को समझेंगे कि भाई यदि हमें प्लान रोकना है तो ये हमें पुरानी जो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, उसको चालू रखना पड़ेगा। और इससे न सिर्फ प्लान रुकेगा बल्कि यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी, यहाँ की जो मार्केटिंग में भी गतिविधियाँ बढ़ेंगी, यहाँ के दुकानदारों की भी आय भी होगी और साथ साथ में ये जो यहाँ में हमारे जो कलाकार हैं उनको एक नया मंच मिलेगा, उनको अपना प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिलेगा, अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। संगीतकार जो है उनको अपना संगीत की दिखाने का मौका मिलेगा और भी जो हमारे स्टेज कलाकार होते हैं उनको भी एक नई प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। तो यदि हमें प्लान रोकना है तो हमें इन पुरानी परंपराओं को, पुरानी मान्यताओं को दोबारा चालू करना पड़ेगा। इससे न सिर्फ हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी भाषा बचेगी और बोली भी बचेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।